नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज द 24th डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। सो इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी शुड नॉट मिक्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दे आर सेपरेट थिंग्स। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी आर डिस्कसिंग अबाउट formation of a covalent coordinate bond. There is a vacant d orbital of the central metal atom where the ligands are providing they are sharing electrons. Two electrons are given by the ligand and there is a formation of covalent coordinate bond. When we are discussing about crystal field theory, we discuss that there is a pure electrostatic force of attraction between the central atom and the electrons of the ligand, and due to that electrostatic force of attraction the ligands will reach towards the central atom. Okay, so this is the big difference between valence bond theory and CFT. तो अब चलिए शुरू करते हैं CFT। तो हम जब CFT की बात करते हैं तो इसमें the first point is in a free transition metal or ion there are 5 d orbitals which are degenerate. These 5d orbitals are divided into set of two type of orbitals, axial orbitals and non-axial orbitals, right? Axial orbitals वो orbitals हैं जो axis के along exist करते हैं, जैसे axial orbitals are dx square y square and dz square। ये शेप बना रखा है, ये xy प्लेन में रिंग है और ये जो लोब है वो z एक्सिस के along है। सो दिस इज along the z एक्सिस, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है। इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये जो दो लॉब्स हैं वो x और y एक्सिस के along हैं, इसलिए ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, जो ये लोब है ऑर्बिटल लोब that is between the axis, so these orbitals are known as नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सियल ऑर्बिटल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वी आर डिस्कसिंग सीएफटी इन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो व्हेन दिस ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मिंग, this is the metal atom. In this metal atom there are 5 d orbitals। ये 5 d orbitals शो कर रखे हैं इस metal atom में। जैसे ये ऑर्बिटल जो है वो 3dz अगर थर्ड ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहा है, या डी कोई भी डी ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहा है, इट में बी थर्ड डी और 4d और 5d। सो वी आर डिस्कसिंग कि ये dz स्क्वायर है, z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हियर व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस इज along x and y axis, right? तो ये x और y axis के along है, this is dx square y square, this will be dxy dyz and dzx। तो ये 5 हो गए। ऊपर वाले जो दो हैं वो eg हैं, eg इसलिए क्योंकि एक्सिस के along है, और ये जो तीन है इनको हम t2g कहते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये 5 डी ऑर्बिटल है, और लीगेंड जो है ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वी कैन सी हियर दैट कि अगर ये z एक्सिस है और इसमें से एक एक्सिस x और y है, तो लीगेंड्स आर कमिंग अलोंग द x y एंड z एक्सिस। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं लीगेंड्स उनके अलोंग आ रहे हैं, तो उन लीगेंड्स का रिपल्शन उन ऑर्बिटल्स पे ज्यादा होगा जो एक्सिस के अलोंग है, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लीगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होगा। सिंस इन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये जो लीगेंड्स हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन में है, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा होगा और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन कम होगा, क्योंकि अगर मैं इनके डायरेक्शन की बात करूं, जैसे अभी यहाँ डी एक्स वाई है, so one of the axis is x axis and the other axis is y axis। अभी जो लीगेंड आ रहा है वो x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये जो लोब्स हैं
वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होगा, जबकि इधर रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जिधर लोब है उसी डायरेक्शन से लीगेंड भी आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और जो लीगेंड है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन एक्सियल। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो रहा है तो लीगेंड जो है वो सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, because nucleus central atom is positively charged and ligand is negatively charged, so there is electrostatic force of attraction। ऐसा होने पे जब ligand central atom की तरफ या आयन की तरफ बढ़ रहा है तो उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन ligands को रिपेल करेंगे, and because of that repulsion the energy of d orbitals is going to increase। कि ये आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये नेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की, इसको हम बरी सेंटर कहते हैं। दिस इज बरी सेंटर। फ्री मेटल आयन में एनर्जी कहीं यहाँ होगी, अगर कोई फ्री मेटल आयन है तो उसकी एनर्जी इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन द एनर्जी विल बी लेस। तो ये जो 5 और डी जनरेट ऑर्बिटल है वो यहाँ होने चाहिए थे, बट रिपल्शन की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनका रिपल्शन ज्यादा है तो इसके रिस्पेक्ट में इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, और जो नॉन एक्सियल है उनमें रिपल्शन कम है तो उनकी एनर्जी कम इंक्रीज कर रही है। और बरी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसपे अगर मैं एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी को ऐड करूंगा तो नेट वैल्यू 0 आएगी। सो दिस इज, अगर हम 5 डी ऑर्बिटल्स को इनिशियल से कंपेयर करें तो नेट 5 डी ऑर्बिटल्स हैज मोर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू। तो अब इसी को हम बार बार समझेंगे। There is electrostatic force of attraction between the positively charged central atom and the negatively charged ligand. It is if the ligand is neutral, the negative end of the ligand dipole is oriented towards the central metal atom. So in crystal field theory of octahedral complex हम ये कह रहे हैं कि ये जो है वो octahedral complex है, ligands जो है वो या तो x एक्सिस के along है या y एक्सिस के along है या z एक्सिस के along है। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उन पे रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि ligands इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं। जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स हैं उन पे रिपल्शन कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट कि अगर ये फ्री मेटल आयन है जिसमें सारे जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी बराबर है, तो दीज आर 5 डीजेनरेट d orbitals in free metal ion, then what will happen that when the complex will form they will lose their degeneracy। तो ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट सेट इज नोन एज EG, राइट, एक्सियल ऑर्बिटल्स का सेट, एंड द सेकंड सेट इज नोन एज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, इसको हम T2G से डिनोट करते हैं, राइट। सो व्हाट इज द पॉइंट की ड्यू टू रिपल्शन नेट एनर्जी बढ़ गई, इन सबकी नेट एनर्जी बढ़ गई, लेकिन द चेंज इन द एनर्जी इज डिफरेंट। सो दिस इज अ बरी सेंटर विथ, यहाँ पे अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं 5 ऑर्बिटल है, अगर इसमें 2 ऑर्बिटल हैं और मैं इसको एनर्जी, एक ऑर्बिटल को एनर्जी प्रोवाइड करता हूं 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट इज द टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। तो यहाँ टोटल एनर्जी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस, राइट। अभी 2, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं इसमें, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, सो आई विल से दैट 2 into 3/5 डेल्टा नॉट। और इसमें अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन में फुलफिल करता हूं तो जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3 into 2/5 डेल्टा नॉट, राइट। तो यहां मैं कह सकता हूं 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी 3/5 डेल्टा नॉट है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी 2/5 डेल्टा नॉट है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो नेट वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। तो बरी सेंटर पे हम मान सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एनर्जी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। और याद करने का तरीका भी बहुत लॉजिकल है, अगर यहाँ एनर्जी हमें 0 चाहिए, यहाँ केवल 2 ही ऑर्बिटल है और टोटल 5 है, तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन 3/5 का रखो, 3/5 into 2 is 6/5, दिस इज प्लस 6/5 टाइप्स ऑफ डेल्टा नॉट। यहाँ 3 ऑर्बिटल है, इनको प्रोवाइड करो -2/5, so -2/5 into 3 is -6/5 डेल्टा नॉट, प्लस 6/5 डेल्टा नॉट प्लस -6/5 डेल्टा नॉट मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। सो
Delta naught is known as crystal field splitting energy of octahedral complex, O for octahedral. और एनर्जी के टर्म्स में कई बार डेल्टा नॉट को हम 10 dB से भी डिनोट करते हैं. dB is also a unit of energy. So this is just an information that delta naught can be written as 10 dB. In case of octahedral complex, the ligand move towards the central atom metal ion along the axial position. Therefore, the axial d orbitals have more repulsion with respect to non-axial orbitals. During the formation of complex, the degenerate d orbitals of free metal ion will lose their degeneracy from a set of two orbitals, Eg orbitals and T2G orbital. Eg का मतलब है these are along axial, right? Axial orbitals हैं जो कि दो orbitals हैं, dz square and dx square y square, and these are non-axial orbitals, T2G non-axial है, dxy dyz and dzx. तो शॉर्ट में हम ये कहें कि फ्री मेटल आयन की एनर्जी यहाँ पे थी, सारे ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे. इन प्रेजेंस व्हेन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो उन्होंने अपनी डीजनरेसी लूज कर दी, दो सेट में डिवाइड हो गए, Eg एंड T2G. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा नॉट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम. If the central atom is same, ligand is same, coordination number is same, then on increasing the oxidation state on central metal ion, delta naught will increase. Logic is very simple कि अगर सेंट्रल एटम पे ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड ज्यादा नजदीक आएगा तो जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी. द सेकेंड इज identity of central metal ion. If the oxidation state of central metal ion is same, ligand is same, coordination number is same, then delta naught of the 5d series central ion is greater than 4d series central ion is greater than 3d series central ion. एक एग्जांपल यहाँ पे है, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, राइट? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है. यहाँ पे अमोनिया लीगेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इन सब पे 4 पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन ऑल दीज 3 इज 4. सो नाउ nickel is from 3d, palladium is from 4d and platinum is from 5d. crystal field splitting energy सबसे ज्यादा जो है वो प्लैटिनम वाले कॉम्प्लेक्स की होगी, देन पैलेडियम वाले कॉम्प्लेक्स की होगी एंड देन निकल वाले कॉम्प्लेक्स की होगी. इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ कहें 3d, यहाँ 4d और 5d, तो 5d ऑर्बिटल बड़ा है, 4d ऑर्बिटल 5d से छोटा है, बट 4d ऑर्बिटल 3d से बड़ा है. तो 3D में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, 4D में उससे रिलेटिवली कम होता है और 5D में सबसे कम होता है. तो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो सबसे ज्यादा आसान जो है वो 5D में है, देन 4D में है एंड देन 3D में है. इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इन केस ऑफ 4D एंड 5D पेयरिंग होना आसान है, तो वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, राइट? So the pairing energy for the 4D and 5D series metals tends to be lower than for 3D series metals because the orbitals are less compact and the electron repulsions correspondingly weaker. The third point is number of ligand, but ये जो number of ligand वाला logic है ये केवल tetrahedral complex और octahedral complex को compare करने के लिए. We cannot compare square planar complex and octahedral complex by this logic. But ये logic हमारे लिए useful है क्योंकि JEE में केवल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल का ही CFT हमें डिस्कस करना है. सो द नंबर ऑफ लिगेंड्स वैलिड ओनली फॉर कंपैरिजन बिटवीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. बड़ी सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड है. तो जहां लिगेंड ज्यादा होगा वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी. इफ द सेंट्रल आयन इज सेम, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, लिगेंड is same, then larger the coordination number of the complex, more will be crystal field splitting energy. So delta naught O for octahedral, delta TT for tetrahedral. So crystal field splitting energy of octahedral complex is greater than crystal field splitting energy of tetrahedral complex. And the fourth part is nature of ligands. If the central atom is same, its coordination number is same, its oxidation number is same, then crystal field splitting energy will be more.
इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन वीक फील्ड लिगेंड। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, दोनों कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक लिगेंड अमोनिया है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और एक है फ्लोराइड आयन जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मोर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो ये ऐसा क्यों है? देर इज एन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मैंने एनसीईआरटी वाले ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, वही इनफ है हमें जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिफाइन दीज ऑर्डर्स वी हैव टू गो थ्रू लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे लिए ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, हमें याद करना पड़ेगा, राइट। अब लॉजिक क्या है याद करने के लिए? अगर आप इन सब में देखो तो जो डोनर एटम है अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन रहे हैं। जैसे हेलोजन फैमिली में, हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होती है, राइट। ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन से कम कार्बन फैमिली की होती है। तो अगर जो डोनर एटम्स हैं, जैसे जैसे डोनर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, then this ligand strength is going to increase. But if we want to understand logically, for that we should go through ligand field theory and then we'll logically explain this spectrochemical series. So in general अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे वाटर और उससे पहले कुछ है और वाटर के बाद कुछ लिगेंड है। तो जनरली क्योंकि केवल डेल्टा नॉट की वैल्यू केवल लिगेंड पे डिपेंड नहीं करती, वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है, उस पे चार्ज क्या है, वो किस सीरीज का है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, उस पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इन जनरल द लिगेंड्स अप टू वाटर इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर एग्जांपल ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड आफ्टर वाटर दे आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जनरल है, हमेशा वैलिड नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वैलिड। The stability of a complex is directly proportional to delta naught. डेल्टा नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। So if I am writing that crystal field stabilization energy for the complex, right, कि कॉम्प्लेक्स में जो ये स्प्लिटिंग हुई है इसकी वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? तो हमें पता है कि ये T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे है, और एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन अगर इस T2G ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी है -0.4 डेल्टा नॉट। तो यहां डिस्कस किया गया इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से डिफरेंट होगी। तो डेल्टा नॉट 1 फॉर वीक फील्ड लिगेंड, डेल्टा नॉट 2 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि ये डिपेंडेंट डेल्टा नॉट की वैल्यू कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 0.4 डेल्टा नॉट into number of electrons in T2G, that is non-axial orbitals, plus 0.6 times of delta naught into number of electrons in EG orbitals, or we can say axial orbitals, right? So based on that we can write crystal field stabilization energy, right? तो crystal field stabilization energy में मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू बरी सेंटर, एंड अगर ईजी में जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा व्हेन वी आर गोइंग टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, पहले एक एक फिल करेंगे फिर पेयरिंग अगर होगी, तो जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, और वो रिपल्शन विल डिपेंड कि किस स्टेज पे पेयरिंग हो रही है, इसलिए हम मीन पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं। मीन पेयरिंग मींस एवरेज वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी। So the total stabilization energy is equal to crystal field stabilization energy plus n is the number of electrons paired, right? So n into mean pairing energy, right? So this is total stabilization energy, और ये जो portion है this is known as crystal field stabilization energy। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अलग अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो कि d ऑर्बिटल्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो या d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे डिपेंडिंग अपॉन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
So based on that we are writing that what is crystal field stabilization energy. जैसे अगर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, पहले हम वीक फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो अगर डी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए मैं इसको शो कर देता हूं कि दिस इज अबाउट वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा जो कि T2G है, और T2G में एक ऑर्बिटल में जब ये एनर्जी जाती है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है -0.4 डेल्टा नॉट। सो हियर वी आर सेइंग दैट कि जब एक इलेक्ट्रॉन है और वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी विल बी -0.4 डेल्टा नॉट 1, राइट। एंड अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो अगेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, इट विल गो टू T2G, so we can say that -0.8 डेल्टा नॉट 1 if the number of electron is equal to 3। अगेन ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, मैं एक एक करके शो कर रहा हूँ। अभी हम पहुंचे तीसरे इलेक्ट्रॉन पे, थर्ड इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गए हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, तो -1.2 डेल्टा नॉट 1 फॉर वीक फील्ड लिगेंड, राइट। सेम वे अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो कम होगी, राइट। डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड में जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है वो डेल्टा नॉट से ज्यादा, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन दिस Eg ऑर्बिटल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज +0.6 डेल्टा नॉट। तो अभी था -1.2, इसमें +0.6 ऐड करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी -0.6 डेल्टा नॉट 1। Same way the next electron will go again because mean pairing energy is greater than this delta naught, so pairing will not take place। तो अब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे अगेन 0.6 ऐड होगा, तो -0.6 डेल्टा नॉट 1 में फिर अगर +0.6 डेल्टा नॉट 1 ऐड होगा then this value will be 0। So corresponding to this the crystal field stabilization energy is equal to 0। Now when we go for D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगेन जो इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर में जाएगा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो -0 डेल्टा नॉट 1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फॉर D7 अगेन इट विल गो डाउन, राइट। So it will be -0.8 delta naught 1. Again the third electron will go down, so here -1.2 delta naught 1। Then the next electron in case of D, अभी तक कितने हुए 8 हो गए, राइट। D9 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन अपर, सो +0.6 इफ आई ऐड हियर, so -1.2 + 0.6 is equal to -0.6, राइट। एंड फाइनली जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी 0। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग टिल हियर, देन इट इज डिक्रीजिंग, देन इट इज अगेन डिक्रीजिंग एंड देन इट इज इंक्रीजिंग, राइट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइकिल चल रहा है। व्हेन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि ये जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर होना आसान है, ऊपर जाना मुश्किल है। So in this case pairing will first take place। So based on that if we write in case of a strong field ligand, अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले वो यहाँ गया, so the value is -0.4 delta naught, -0.4 delta naught 2 for a strong field ligand, right। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगेन तो -0.8, तीसरा -1.2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले इसकी पेयरिंग होगी बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा नॉट, राइट। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन, सो 4 इंटू 0.4 -1.6, राइट। सो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो -2 डेल्टा नॉट 2, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो -2.4 डेल्टा नॉट 2। Now there is no vacant orbital here, the next electron will go in Eg orbital और इसका contribution +0.6 है, तो -0.24 में +0.6 ऐड करने पे -1.8 delta naught 2। Again the next electron will go here, so again +0.6, so we can write -1.2 delta naught 2, and next electron will go here, so -0.6 delta naught 2, and the last electron again will make it 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है 2.4 तक, एंड देन इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो दिस इज अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले हमें T2G को कंप्लीटली फील्ड करना है,
इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड पहले हमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है और फिर पेयरिंग करनी है, राइट? दैट इज द पॉइंट. So we have already discussed, if the electronic configuration of central metal atom or ion in octahedral complex is D4, D5, D6 and D7, then in case of weak field ligand, it will form high spin complex, and in case of a strong field ligand, it will form low spin complex. तो ये हम जब स्टडी कर रहे थे इसमें D4, D5, D6 and D7 is different in case of weak field and strong field, because D1, D2, D3 and D8, D9, D10 जो number of unpaired electrons and that will be same, either it is weak field or it is a strong field, right? It is not going to change. Or we can say that the energy here is also same, weak field ho ya strong field, definitely the value of delta naught 1 will be different and delta naught 2 will be different. The net energy will be different in weak field ligand and a strong field ligand, but the coefficient corresponding to delta naught will be same, either it is weak field ligand or a strong field ligand. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6 एंड D7, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफरेंट है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ये जो बनाता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है. हाई स्पिन इज रिलेटेड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जबकि इनर और आउटर ऑर्बिटल इज रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट? सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज रिलेवेंट फॉर D4, D5, D6 एंड D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी से रिलेटेड है. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मेंस में पूछे गए हैं. पहला एग्जांपल है, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9. तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट में डेसिमल पार्ट हटा दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है. फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सारे कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड सेम है, ठीक है? तो और सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो सेम है, तो सारे जो हैं इसमें +2 वाले आयंस हैं. लेकिन नाउ द आयंस आर डिफरेंट. बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि किसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो अगर मैंने यहाँ वेनेडियम लिया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में एटम का होगा 3d3 4s2, राइट? नाउ इट इज वेनेडियम 2+, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d3. ये सारे तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3d3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 3. इन केस ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का है 3d5 4s1 एंड क्रोमियम +2 में है तो 4s से 1 और 3d से 1 चला गया तो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऐड करेंगे, राइट? और वीक फील्ड लिगेंड है तो हम ऊपर भेजेंगे, राइट? पेयरिंग नहीं करेंगे. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4. हियर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ क्रोमियम +2 इज 4. अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 के आसपास होना चाहिए. इन केस ऑफ मैग्नीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s2, मैग्नीज 2+ है तो 3d5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए. तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए था 5.8. ये भी जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें मैक्सिमम जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो सकता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5. सो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वी ऑब्टेन इन कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज इक्वल टू 5.8 बोर्स मैग्नेट्रॉन. नाउ आयरन +2 में, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, आयरन +2 में 4s से 2 चले गए 3d6. नाउ 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4, राइट? बट वी हैव टू फाइंड आउट ऑप्शन विच हैविंग 3. कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, कोबाल्ट +2 इज 3d7, 7 इलेक्ट्रॉन्स. So already 5 6 is filled. ये 7th electron है weak field ligand में. Unpaired electron is 3. So unpaired electron is 3 in case of cobalt 2+ and vanadium 2+. इससे हमें B options के बारे में पता चल रहा है कि B option correct है, right? तो इसमें क्वेश्चन में क्या सीखा
कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सारे पांचों ऑर्बिटल में और फिर पेयरिंग होगी। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नियरली 5.8 हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल FeCN6 3-, Cn-, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो और ये कार्बन जो है वो डोनर एटम है, लाइक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn-, CO दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो शुड बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी of this complex, क्योंकि total stabilization energy is crystal field stabilization energy plus pairing, but they are saying ignore the pairing energy, right? तो अभी हमें crystal field stabilization energy अगर लिखनी है तो फॉर्मूला आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है। आयरन इज प्रेजेंट इन +3, सो 3d5 4s0। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G में जाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन EG में नहीं होगा। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 5, सो -2 डेल्टा नॉट। तो इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है माइनस पहले से ही लगा रखा है और डेल्टा नॉट है तो हमें केवल वो कोफिशिएंट लिखना है। द कोफिशिएंट इज 2, सो द आंसर विल बी 2। ये 2022 का क्वेश्चन है। द डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम H2O 6 times 3+R। सो H2O 6 times का मतलब हो गया ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। इन केस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी नो दैट कि ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं और ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से हैं? DXY, DYZ एंड DZX। एक्सियल ऑर्बिटल्स इज DX2, Y2 एंड DZ2। तो अभी ये पूछा जा रहा है कि डीजनरेट मींस हैविंग द सेम एनर्जी। तो इन केस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दोनों डीजनरेट हैं और ये तीनों डीजनरेट हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये पहला वाला गलत है क्योंकि एक तो नॉन एक्सियल है और दूसरा एक्सियल है, आपस में डीजनरेट नहीं है। सेकंड इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज एक्सियल, दिस इज नॉन एक्सियल, दीज टू आर एक्सियल। तो ये आंसर होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये एक्सियल है बट दिस इज नॉन एक्सियल। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है और स्पिन की वजह से भी होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में वो जो ऑर्बिटल होता है वो एक तरह से क्वेंच और सबसाइड होता है, राइट। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर only considering spin magnetic moment only। इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसी को कंसीडर करते हैं। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोर्स मैग्नेट्रॉन ऑफ एन एनायनिक एंड कैटायनिक स्पीसीज, सो स्पीसीज हियर आर मेंशन्ड रिस्पेक्टिवली आर। जब ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था देयर वाज अ प्रिंटिंग एरर, यहाँ पे इस पे चार्ज नहीं लिखा गया था, राइट, इसकी वजह से बोनस हो गया था। बट नाउ इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, इफ द चार्ज इज मेंशन्ड हियर एंड वी हैव टू फाइंड कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। आयरन इसमें आयरन +2 में है और Cn- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज 3d6 4s2, आयरन +2 इज 3d6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये सारे के सारे T2G में होंगे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो सारे पेड़ है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक डीमेरिट ये थी कि जब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट पता चलता था तभी हम बता पाते थे कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा या इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। बट CFT विल एक्सप्लेन the magnetic movement of coordination complex, so that is one benefit of CFT। जब हम हाई स्पिन लो स्पिन की बात करते हैं हम CFT की बात करते हैं, जब हम इनर और आउटर की बात करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। द सेकेंड पार्ट इज in case of this iron is present in iron +2, so electronic configuration is 3d6 4s0। water जो है वो weak field ligand है, राइट। सो अभी weak field ligand पे हमें पता है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा नॉट से ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड देन वी आर पुटिंग दिस इलेक्ट्रॉन हियर। So now there are 4 unpaired electrons, if they are 4 unpaired electrons then magnetic moment is 4.8। तो इसमें देखना था, राइट, तो पहले कैटायनिक और एनायनिक रिस्पेक्टिवली, एनायनिक एंड कैटायनिक, राइट। तो एनायनिक वाले में हमने निकाला मैग्नेटिक मोमेंट 0, कैटायनिक में 4.8। सो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग C इज द करेक्ट
आंसर सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। The correct order of spin only magnetic movement of metal ions in the following low spin complexes, पहले ही word use कर लिया low spin complexes, right? So इसका मतलब हम strong field ligand मान के चल रहे हैं। So vanadium CN6 4 minus, iron CH6 CN6 4 minus, सारे octahedral complex है, ruthenium and chromium all are octahedral complexes. So in this octahedral complexes पहले वाले को देखते हैं हम, VCN6 4 minus में vanadium is present in +2 oxidation state, scandium titanium vanadium ground state में electronic configuration 3d 3 4s2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d3, 3 है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.8, राइट। तो इसमें हाई स्पिन लो स्पिन का कोई मतलब नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन में नहीं, 4 5 6 एंड 7 में हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब होता है। सेकेंड पार्ट इज FeCN6 4 minus, iron is present in +2, so electronic configuration is 3d6 4s0, अभी 3d में 6 है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो पेयरिंग हो जाएगी, राइट। तो अनपेयर्ड 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। रुदेनियम आयरन ऑस्मियम एंड रेडोनियम जो है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक configuration of iron, we know electronic configuration of iron will be 3d6 and 4s2, but electronic configuration of ruthenium is different from that, यहाँ 5s1 और 4d7 है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में चला है, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड, सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, बट यहाँ रुदेनियम एटम की बात नहीं हो रही, आयन की बात हो रही है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट इज 4d5, एंड ये ट्रांजिशन एलिमेंट 4d सीरीज का है, तो वैसे भी, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, तो पहले हम नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.8 अप्रोक्सीमेटली। इन केस ऑफ क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +2, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्रोमियम +2 इज 3d4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो लोअर में फिल कर दिया हमने 4 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 2। तो अगर हम देखें कि ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट आयरन +2 का है, उसके बाद रुदेनियम का है, देन इट इज क्रोमियम +2 एंड देन इट इज वेनेडियम 2+, राइट। सो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग दैट ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेनेडियम 2+ का है। Next question, for a D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration, अब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये मेटल आयन तो D4 है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी हैं, राइट। तो हमें पता है कि अगर डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कैसे फिल करेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और EG में 1 होना चाहिए। व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, राइट। दिस शुड बी द आंसर। अगर मान लो कि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके लेट मी रिमूव दिस, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहाँ पे देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता और इसकी पेयरिंग हो जाती, राइट। इट इज लाइक दिस। सो हम कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में होने चाहिए थे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था। तो अगर डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी तो ये गलत है, राइट, दिस इज रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज सी ऑप्शन। The d electron configuration of ruthenium ethylene diamine 3 times Cl2 and FeH2 6 times Cl2, तो रुथेनियम तो हो गया 4d सीरीज का, और इथिलीन डायमिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Coordination number 6 because it is a bidentate ligand. In case of FeH2 6 times iron is present in +2 and ये weak field ligand है। Water is weak field ligand. So octahedral में अब पहला ऑप्शन जो है वो strong field ligand, रुथेनियम is present in +2, रुथेनियम का हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कि that is equal to 5d and 4s, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 5d में 7 इलेक्ट्रॉन है, बट रुथेनियम +2 की बात हो रही है, एंड
यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सो इट इज 5d6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो व्हेन वी डू, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इन केस ऑफ दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, तो पेयरिंग हो जाएगी नीचे वालों में, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो T2G में होंगे, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। जो सेकंड केस है, ये आयरन वाला जो केस है, इसमें भी आयरन +2 में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन +2 का तो वही होगा 3d6 4s0, एंड इट इज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन से और फिर पेयरिंग होगी। सो वी कैन से दैट हियर T2G में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 होने चाहिए और EG में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होने चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट, इफ वी फाइंड आउट द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। In case of a strong field ligand, there is no electrons in EG. In case of weak field ligand, there are 4 electrons in T2G and 2 electrons in EG. The electronic spectrum of titanium H2O 6 times 3 plus shows a single broad peak with a maximum at 20,300 per centimeter. The crystal field stabilization energy of the complex ion in kilojoule per mole is. So, ये क्या है कि crystal field स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, राइट। अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा और फिर डी एक्साइट होगा, राइट, ये जो सिस्टम है, जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, राइट। T2G से EG में DD ट्रांजिशन कहते हैं। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन बाई दैट। तो उस बेसिस पे जो हम डेल्टा नॉट की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब, राइट। जो भी फोटोन एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की इन्होंने वैल्यू दे रखी है और हमें डेल्टा नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, पर वी हैव टू गिव द आंसर इन किलोजूल पर मोल। सो व्हाट विल डू दैट, इन ऑर्डर टू नो द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे H की वैल्यू, because options are far apart, so we are not writing exactly, वरना NCERT में तो जो solutions हैं उसमें दे रखा है 6.626, but we are not using because options are far apart. So 6.6 into 10 to the power minus 34, C की वैल्यू हमें पता है, and this is the value of 1 upon lambda here. This value is in per centimeter. Answer they are asking in kilojoules, so be careful, it should be in per meter. Per meter में ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20, राइट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एंड देन विल सिंप्लीफाई दिस इज फॉर वन ट्रांजिशन, बट पर मोल के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड एंड किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड, एंड इफ वी सिंप्लीफाई 6.66, ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 6 बचा, तो 36 इंटू 6.6 इज अप्रोक्सीमेटली 237.6, तो इसके आसपास जो नियरेस्ट ऑप्शन है दैट इज 242.5, ये आंसर होना चाहिए, राइट। नाउ इस साल 2022 में जेईई मेंस में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस मानते थे, और इसी साल इन्होंने जो है वो नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा, राइट। सो नाउ एनसीईआरटी और एनटीए पीपल आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम NCERT syllabus, they are asking beyond that also, right? तो ये John Taylor effect is not in JEE advanced syllabus और main syllabus, but this year they have asked question। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जॉन टेलर इफेक्ट में। हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम जॉन टेलर इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स। अब उन d ऑर्बिटल्स में 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो लीगेंड्स आ रहे हैं उनमें सबको बराबर रिपल्शन मिलेगा, ठीक है, सबके लिए सिमेट्रिक मिलेगा। तो उस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, एक रेगुलर ऑक्ट्राहेड्रन मिलना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऑर्बिटल में ज्यादा हो और एक ऑर्बिटल में कम हो, तो जो लीगेंड और ऑर्बिटल्स का रिपल्शन है वो डिफरेंट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। सो जॉन टेलर उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा है। आइए पढ़ते हैं इसको, वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। तो repulsion of 6 ligands in an octahedral complex split the d orbitals on the central metal into T2G and EG label. If the d
electrons are symmetrically arranged, they will repel all the 6 ligands equally, thus the structure will be regular octahedron. We'll discuss these points later. इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं. Next point is all other arrangements are asymmetrical arrangement of d electrons. If the d orbitals are asymmetrically arranged, they will repel some ligands in the complex more than the others. Thus, the structure is distorted because some ligands are prevented from approaching the metal as closely as others. तो पहली बात तो ये है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो हमने ये कहा था कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उन पे रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि लीगेंड और उनका डायरेक्शन सेम है, तो वो ज्यादा नजदीक है, रिपल्शन ज्यादा होगा. नॉन एक्सियल पे रिपल्शन कम होगा. तो अभी नॉन एक्सियल पे इसका इफेक्ट जो है वो कम पड़ेगा, एक्सियल पे ज्यादा पड़ेगा. तो अगर मैं ये कहता हूं कि जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो कि डी जेड स्क्वायर में ज्यादा है तो डी जेड स्क्वायर वाले पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो जो जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो हम उसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन टेट्राहेड्रन. वाई ऑक्टाहेड्रन जो हम बना रहे हैं उसमें अगर रेगुलर ऑक्टाहेड है तो जो 6 लिगेंड्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में उन सबका जो एज लेंथ होगी वो सेम होगी, राइट. रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट डिस्टॉर्शन में जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ ज्यादा हो गई और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग सेम है, तो विल से ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. किसकी कंडीशन है? टेट्राहेड्रन की कंडीशन है, राइट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन वर्ड हियर. तो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो बार बार ये वर्ड आएगा, तो हमें इसको समझना है. लॉजिक बड़ा सिंपल है. अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्सियल जो ऑर्बिटल्स हैं, ईजी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनमें अनसिमेट्री हुई इलेक्ट्रॉन्स की तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा. जो नॉन एक्सियल वाले हैं जहां पे रिपल्शन, क्योंकि उनका डायरेक्शन लीगेंड के डायरेक्शन से मैच नहीं करता है तो उन पे रिपल्शन थोड़ा कम होता है, तो उस पे इफेक्ट कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, राइट. मोस्ट ऑफ द इफेक्ट in distortion is because of easy orbitals, not because of T2G orbitals. तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूं. Next point is EG orbitals point directly towards the ligands. Thus, asymmetric filling of EG orbitals result in some ligands repelled more than the others. This causes a significant distortion of the octahedral shape. In contrast to T2G orbital do not point directly at the ligands but point in between the ligands direction. Thus, asymmetric filling of T2G orbitals has only a very small effect on the स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो डिस्टॉर्शन जो है वो ईजी से ज्यादा हो रहा है और T2G से नेग्लिजिबल हो रहा है. इफ टू ईजी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर नॉर्मली तो डीजनरेट होते हैं. हाउएवर इफ दे आर एसिमेट्रिकली फिल्ड देन दिस डीजनरेसी इज डिस्ट्रॉयड. क्योंकि अगर मान लेते हैं, अभी इसको मैं पढ़ ही लेता हूं. इफ डी जेड स्क्वायर कंटेन्स वन मोर इलेक्ट्रॉन देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल देन द इलोंगेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन अलोंग द जेड एक्सिस विल टेक प्लेस. सही बात है. अगर जेड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो लीगेंड जो है वो जेड एक्सिस की तरफ से ज्यादा रिपल्शन फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर से. बिकॉज ऑफ दैट जेड एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन हो जाएगा और इसको हम कहते हैं, दिस is known as tetragonal distortion or tetragonal elongation. I have given the meaning. What is the meaning of tetragonal? A is equal to B is not equal to C. Z में बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, X और Y में बॉन्ड लेंथ वही है, तो ये टेट्रागोनल की कंडीशन है. हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं. If dx square y square orbital contains an extra electron, then elongation will occur along the x and y axis. This means that the ligand approach more closely along the z axis. This is called tetragonal compression. तो अगर x और y में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ligand जब आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा. इसका मतलब जो z एक्सिस के अलोंग है वहां रिपल्शन कम होगा, तो z एक्सिस के अलोंग जो ligand है वो ज्यादा नजदीक आ जाएगा, तो वहां पे जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी. तो इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन. एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट विच विल अकर. मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होंगे. ये नहीं कह सकते क्योंकि दोनों डी जनरेट हैं. बट जनरली अगर कॉमन बात करें तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में
अगर आप देखो तो 4 लिगेंड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जबकि डीजेड स्क्वायर में 2 लिगेंड का है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें तो ज्यादा कॉमन डी जेड स्क्वायर वाला है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला लेस कॉमन है। बट अगेन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बाई थ्योरी कि कौन सा वाला ज्यादा होगा, कंप्रेशन ज्यादा होगा या इलेंगुएशन ज्यादा होगा। बट जनरली हमने कंपाउंड्स में देखा है कि इलोंगेशन वाला केस ज्यादा होता है और कंप्रेशन वाला केस कम होता है। So what we are discussing here, asymmetric electronic arrangement। तो अभी अब मैं समझा सकता हूं आपको कि जैसे ये जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे, हमने अब ये समझ दिया कि T2G से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा है वो EG से आ रहा है। तो ये तो सो नाउ वी कैन डिस्कस कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D0, D3, D5, D6, D8 एंड D10, इसमें E2G में इलेक्ट्रॉन कैसे भी फुलफिल्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इन सब में T2G में भी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड है। जैसे यहाँ T2G में सब में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट, है ना। तो ये T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड है, बट हमें फोकस करना है EG पे, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन होना है वो EG की वजह से होना है। तो अगर D0 है मतलब EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी इजी में कोई इलेक्ट्रॉन है, D5 में दोनों DZ स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन EG। इन D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहे वो वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये सिमेट्री होगी, बट D8 में आइदर इट इज वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सिमेट्रिकली फील्ड है। और D10 में तो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये सिमेट्रिकली फीलिंग है, इसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो इसमें D4 में वीक फील्ड लिगेंड है, हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे T2G में और फिर एक इलेक्ट्रॉन EG में चला गया, तो एक ऑर्बिटल खाली है EG का और एक में एक इलेक्ट्रॉन है। So because of that distortion will come. Same way we can say that for D7 electronic configuration, in case of a strong field ligand, ये 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, लेकिन ये 7वां इलेक्ट्रॉन EG में चला गया, किसी एक में चला गया, एक हाफ, एक में एक इलेक्ट्रॉन है और एक खाली है, तो इसमें भी डिस्टॉर्शन होगा। सेम वे वी कैन से फॉर D9 जो है वो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर को कहते हैं 3D10 4s1, तो कॉपर 2+ का मतलब हो गया 4s से एक चला गया, 3D से एक चला गया, तो 3D9 कॉपर 2+। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शंस होंगे, राइट। सो इसको याद नहीं करना है, हम लॉजिकली देख पाएंगे कि अगर EG में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हों तो देर इज अ डिस्टॉर्शन। सो D9 के केस में अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सो द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होगी 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है, कंट्रीब्यूशन T2G का -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन EG, कंट्रीब्यूशन ऑफ EG इज 0.6 डेल्टा नॉट। तो ये नेट वैल्यू जो है D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो है -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। अब डेल्टा नॉट की वैल्यू वीक फील्ड लिगेंड में अलग होगी और डेल्टा नॉट की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अलग होगी। In case of a strong field ligand, delta naught will be large. In case of weak field ligand, delta naught will be small. Why this is important? We'll discuss this. Weak field and strong field. This point is important, right? तो अभी हमने ये डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये डिस्टॉर्शन जो है टेट्राहेड्रल एक्सपेंशन और टेट्राहेड्रल कंप्रेशन का क्या मतलब है। टेट्राहेड्रल एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है, या तो वो DZ स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि DZ स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन एंड DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उस केस में यहाँ पे Z एक्सिस के अलॉन्ग इलोंगेशन होगा, इसको हम कह रहे हैं टेट्रागोनल एक्सपेंशन। या ऐसा हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में हो, तो DZ के अलॉन्ग रिपल्शन कम होगा, तो जो लिगेंड्स हैं वो Z एक्सिस के अलॉन्ग सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज टेट्रागोनल
compression. So I hope you understand the word tetragonal expansion and tetrahedral compression. और मैंने ये भी समझा है कि टेट्रागोनल नाम क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट विल से दैट टेट्रागोनल ज्योमेट्री मींस A is equal to B is not equal to C. So because of this expansion and compression, that C value is going to change. राइट, ये हमने कवर कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ 2022. ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. It is not expected to ask in JEE Mains, but they are doing so. So octahedral complexes of copper second undergoes a structural distortion, that is John-Taylor effect. Which one of the following given copper second complex will show the maximum distortion? तो ये कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं जिसमें सब में कॉपर +2 में. कॉपर अगर +2 में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9 4s0, राइट. और ये होगा चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो. नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दे आर सेइंग कि किसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा. डिस्टॉर्शन तो सभी में होगा लेकिन किसमें ज्यादा होगा. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि जब हम कहते हैं कि फ्री मेटल आयन है और जब लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करते हैं, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स एंड द लीगेंड देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, राइट. तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है बट अलग अलग तरीके से बढ़ती है. ईजी की ज्यादा बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू T2G, राइट. अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है. द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लीगेंड. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक फील्ड लीगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि किस पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, वीक फील्ड की प्रेजेंस में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा. वीक फील्ड लीगेंड की प्रेजेंस में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी. स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी मतलब ये जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं, जो ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है दैट इज नॉट वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू T2G ऑर्बिटल्स, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नियरर टू द न्यूक्लियस हैज मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो ईजी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वीक फील्ड लिगेंड में वो ज्यादा नियरर होंगे, व्हाइल इन केस ऑफ T2G ये गैप बड़ा है, राइट. तो दे विल बी अवे फ्रॉम दैट. अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरर होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट. सो मींस जो न्यूक्लियस के नजदीक हैं वो जब लीगेंड आएंगे तो वो लीगेंड्स पे ज्यादा रिपल्शन डेवलप करेंगे. डिस्टॉर्शन विल बी मोर इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. सो व्हाट वी आर सेइंग इन अ लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ईजी की एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा. इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कम होगी तो ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगी, राइट. इट इज नियरर. और जो न्यूक्लियस के ज्यादा नियरर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब जब लिगेंड आएंगे तो उन पे ज्यादा रिपल्शन डेवलप करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट द डिस्टॉर्शन विल बी मोर इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और इसी की वजह से NTA ने ये आंसर दिया है, राइट. सो दिस इज द आंसर. Now we are discussing crystal field theory of tetrahedral complexes, right. तो टेट्राहेड्रन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक क्यूब ले लो और उस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे अगर लीगेंड्स को रख दो, सेंट्रल क्यूब के सेंटर पे अगर सेंट्रल एटम है और कॉर्नर्स अल्टरनेट कॉर्नर्स पे लीगेंड है तो रेगुलर टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री विल फॉर्म. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये मैंने एक क्यूब लिया है और ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है. और लीगेंड जो है ये सेंट्रल एटम हो गया, अल्टरनेट कॉर्नर्स में हम लीगेंड को शो कर रहे हैं. तो लीगेंड जो है वो इस डायरेक्शन से सेंट्रल एटम की तरफ मूव कर रहा है. ये जो लीगेंड का डायरेक्शन है अभी हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करते हैं. जैसे ये है, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं. जब मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज यहाँ पे ये लीगेंड है तो ये जो लीगेंड है वो सेंट्रल एटम की तरफ बढ़ रहा है, राइट. ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो जो लीगेंड का डायरेक्शन है और ये जो लोब है उसका डायरेक्शन, दे आर नॉट मैचिंग विथ ईच अदर. या मैं ये कह सकता हूँ टेट्राहेड्रन अगेन यहाँ पे ये वाला जो लीगेंड है वो इस वाले में, मैं सारे ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ कि लीगेंड जो है वो इस डायरेक्शन से आएगा. ये जो कॉर्नर्स यहाँ पे ब्लैक में है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लीगेंड प्रेजेंट है, अल्टरनेट कॉर्नर्स है, राइट. या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, या ये जो लीगेंड है वो इस डायरेक्शन से सेंट्रल एटम की तरफ आएगा या इस डायरेक्शन से सेंट्रल एटम की तरफ आएगा.
तो जब लीगेंड का जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट मैचिंग विद द डायरेक्शन ऑफ लोब ऑफ एनी डी ऑर्बिटल, चाहे वो ये वाला डी ऑर्बिटल हो या ये वाला डी ऑर्बिटल, किसी भी डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन डीजेड स्क्वायर को देख रहा हूं मैं, ये डी ऑर्बिटल है और लीगेंड यहाँ पे और वो सेंट्रल एटम की तरफ आएगा, सो द डायरेक्शन ऑफ लीगेंड इज नॉट मैचिंग विद द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑफ द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। बट अगर हम देखें तो जो ई T2G एंड EG, यहाँ पे G वर्ड हम यूज नहीं करते बिकॉज देर इज नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर वी डोंट यूज द प्रीफिक्स G हटा देते हैं। तो अभी हमें देखना ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। आप अगर कंपेयर करो एक्सियल ऑर्बिटल से इनका डायरेक्शन, ये 4 लिगेंड्स हैं, जब ये सेंट्रल एटम की तरफ आएंगे और ये जो है वो dx² y² है ना, दिस इज dx² y², तो ये जो लीगेंड है और ये जो लोब है उसमें डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ भी ये dz² और ये इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से आएंगे, तो लीगेंड और जो ऑर्बिटल है उसके डायरेक्शन में डिस्टेंस ज्यादा है, the distance is more, because of that distance the repulsion is less। जबकि हम इन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो इन ऑर्बिटल्स में जो डायरेक्शन ऑफ लीगेंट है और जो ऑर्बिटल के लोब्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो कम है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी कैन से दैट द रिपल्शन विल बी मोर इन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ऑर्डर चेंज हो गया। तो टेट्रा हेड्रल में ये बरी सेंटर हो गया, बरी सेंटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन पे रिपल्शन ज्यादा है, T2 ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स पे ज्यादा है तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एक्सियल पे कम है तो इनकी एनर्जी कम होगी, राइट। एंड सेम वे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा +0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे 2 ही हैं तो यहाँ पे 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। सो द अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, बस केवल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो ये 2/5 हो जाएगा, यहाँ 2 हैं तो ये 3/5 हो जाएगा। So this is the splitting in case of tetrahedral complex. Concept is same. In case of tetrahedral complex, the value of delta T is relatively smaller than delta naught, and this can be explained by 2 reasons. एक रीजन तो बहुत सिंपल है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स हैं और टेट्राहेड्रल में 4 हैं, तो उस हिसाब से अगर लीगेंड का इफेक्ट देखें तो टेट्राहेड्रल में जो इफेक्ट होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल का। सो द फर्स्ट इज द tetrahedral complex there are only 4 ligands while in octahedral complex there are 6 ligands, therefore the splitting energy is 2/3 of the octahedral complex। और जो सेकेंड फैक्टर है, जब हम octahedral complex की बात कर रहे थे तो 4 जो जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे तो सारे जो लिगेंड्स आ रहे थे वो या तो dx² y² के डायरेक्शन से आ रहे थे या dz² के डायरेक्शन से आ रहे थे, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा था, राइट। इसमें जितने भी हैं लिगेंड्स उनका डायरेक्शन जो है किसी भी ऑर्बिटल के डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, चाहे वो T2 हो या वो E ऑर्बिटल हो। हाँ, इनफैक्ट T2 से ज्यादा नजदीक है इसलिए उन पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, E से थोड़ा दूर है इसलिए उन पे रिपल्शन कम हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, दिस रिड्यूसेस द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बाय अ फैक्टर ऑफ 2/3, राइट। 2/3 का एक फैक्टर पहले रीजन की वजह से और 2/3 का दूसरे रीजन की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट द एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 टाइम्स ऑफ the energy of octahedral complex which is approximately half of that of octahedral complex। तो इस पे मेंस में 3-4 बार सवाल पूछे गए इस रिलेशन पे, डेल्टा T is approximately equals to half times of delta naught। In general the mean pairing energy of टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मीन पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू स्प्लिटिंग एनर्जी, इसलिए therefore magnetic moment will be same in presence of strong field ligand and weak field ligand। सीधी सी बात है कि अगर टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग कम इसलिए है क्योंकि लिगेंड का डायरेक्शन जो है वो ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन से मैच नहीं कर रहा है तो स्प्लिटिंग कम है, ऑक्टाहेड्रल की आधी है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, मतलब ऐसा होगा जैसा कि हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में करते थे।
तो बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ नो मीनिंग ऑफ हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में तो हम नॉर्मली जैसे फ्री मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं वैसा ही होगा। सो नाउ इफ वी पुट द एनर्जी that all the tetrahedral complexes are examples of high spin complexes, while octahedral complexes may be high spin or low spin depending upon the type of ligand and central atom. तो tetrahedral में तो सभी high spin है क्योंकि for a given electron it has maximum number of unpaired electrons. So this is electronic configuration. Now in this electronic configuration you can see that ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। when we are filling one electron into this, ये E है और ये T2 है। इसका कंट्रीब्यूशन क्योंकि इसमें दो ही हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन -0.6 है, तो -0.6 into 1, सो एनर्जी इज -0.6 डेल्टा टी। सेम वे दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो -1.2 into डेल्टा टी। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो अप, तो अभी ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव है, +0.4 अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो ये हो गया -0.8 डेल्टा टी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फर्दर गो अप, तो इसमें 0.4 और ऐड कर दें तो -0.4 डेल्टा टी बचा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो नेट एनर्जी 0 होगी। देन इलेक्ट्रॉन विल कम डाउनवर्ड, डाउन आएगा तो -0.6 डेल्टा टी। अनदर इलेक्ट्रॉन विल गो डाउन, so -1.2 delta t. Again the electron will go up, so we'll say that this is -1.8 delta t, and again the electron will go in up T2 orbital, so it will be -0.4 delta t, and finally all the electrons will be paired, so net energy is equal to 0. So it's very simple in case of tetrahedral complexes. Now CFT of square planar complex is not in our syllabus, but it is more useful to know the order, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर मैं ये x और y एक्सिस मान लेता हूँ और स्क्वायर बन रहा है तो लीगेंड का डायरेक्शन और x y एक्सिस का डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए जो ऑर्बिटल्स x और y एक्सिस के अलोंग है उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि लीगेंड उनसे ज्यादा नजदीक होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एनर्जी ऑफ dx square y square and dxy is more than the other orbitals, right? dz square में it is not only dz square, we should know that this is 2 times of z square minus x square plus y square, तो xy plane भी है यहाँ पे, a ring is there in xy plane, right? So this is the order of energy in case of square planar complexes, ठीक है। अगर ये एनर्जी हमें पता होगी तो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में थोड़ा हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। So let us solve some question based on crystal field theory of octahedral and tetrahedral complex। अब तो दोनों पढ़ लिए हमने। The value of crystal field stabilization energy for a high spin d6 metal ion in octahedral and tetrahedral field respectively। octahedral में अगर हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें पता है कि T2G नीचे होगा जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं, EG ऊपर होगा, कंट्रीब्यूशन हमने लिख दिया है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसका जस्ट रिवर्स होगा। नाउ वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ हाई स्पिन का मतलब हो गया कि वीक फील्ड लिगेंड, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो सब में हम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे एंड देन पेयरिंग होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए और पेयरिंग होगी। नाउ इफ आई राइट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो नीचे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 into -0.4 डेल्टा नॉट, ऊपर वाले में 2 हैं, contribution is 0.6 delta naught, so 1.2 and -1.6, so it is equal to -4 times of delta naught। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3 ऑर्बिटल्स ऊपर होंगे, 2 ऑर्बिटल्स नीचे होंगे, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग होगी, राइट? तो इस हिसाब से नीचे वाले में 3 है, इसका कंट्रीब्यूशन -0.6 है, तो -0.6 into 3, ऊपर वाले में 3 है, कंट्रीब्यूशन है 0.4, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें 1.2 प्लस में है और ये -1.8, तो दिस वैल्यू इज -1.6 डेल्टा टी, राइट? ये वैल्यू इतनी आ रही है। अगर मैं कॉन्सेप्ट को लगाऊं कि डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है, राइट, अगर मैं इसको और इसके फॉर्म में लिखता हूं, डेल्टा नॉट अप्रोक्सीमेशन लेके, इफ आई एम राइटिंग दिस इज 0.6 एंड डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, तो ये वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली -0.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ ज्यादा नेगेटिव है, बट दे आर जस्ट आस्किंग कि व्हाट इज द वैल्यू, सो द वैल्यू इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा टी एंड -0.4 डेल्टा नॉट, तो ये सी ऑप्शन इससे मिल रहा है।
Consider that a D6 metal ion M2 plus forms a complex with aqua ligand, मतलब water है ligand, and the spin only magnetic moment of the complex is 4.9, मतलब 4 unpaired electron है. The geometry and the crystal field stabilization energy of the complex is, कौन सी ज्योमेट्री होगी? तो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो हम ज्योमेट्री निकाल लेंगे. ठीक है, तो किस तरह की ज्योमेट्री होगी हमें ये देखना है. D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो नाउ वी कैन राइट मेटल 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है, मैग्नेटिक मोमेंट 4 है. अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इफ इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, सो वी हैव टू फाइंड टेट्राहेड्रल. अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमें पता है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी. तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया और फिर पेयरिंग हुई, राइट. सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अगेन वी कैन राइट लाइक इन दिस फॉर्म. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट in total stabilization energy, if I am writing that what is the total stabilization energy in case of tetrahedral complex, then it is equal to number of electrons in T2. नॉन एक्सियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है. उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट इज 0.4. इन एक्सियल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रीब्यूशन इज -0.6, और एक इलेक्ट्रॉन हमें पेयर करना पड़ा तो पेयरिंग एनर्जी. सो ये टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, राइट, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी वगैरह भी दे रखी है, लेकिन this is the total stabilization energy. But they are asking about crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy केवल इतनी है, ये वाली वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी है. तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी दिस वैल्यू व्हेन द राइट. तो अभी अगर हम कंपेयर करें तो वी आर गेटिंग दैट ऑप्शन, क्योंकि इसकी वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 1.6 तो आएगा नहीं. तो ये ऑप्शन है, इसमें पेयरिंग नहीं है, बट they are asking about crystal field stabilization energy, not total stabilization energy, then this portion will be correct. अगर octahedral complex होता है उसमें देखते हैं तो total stabilization energy क्या होंगे हमारे पास. नीचे जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन -0.4 है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन 0.6 है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. दिस वैल्यू इज कमिंग -0.4 डेल्टा नॉट. -0.4 डेल्टा नॉट कहीं भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, राइट. तो अभी अगर यहाँ पे टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछते तो ये वाला ऑप्शन सही होता है, यहाँ पी भी आता, लेकिन दे आर नॉट आस्किंग अबाउट टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. अनदर क्वेश्चन, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कॉपर इज गिवन, राइट. तो इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा डायमैग्नेटिक होगा. तो डायमैग्नेटिक कौन सा होगा? इट्स CFT. CFT will tell which is diamagnetic. So K3FeCN6 आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन +3 में 3d5 4s0 है. CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, उसमें से 3 निकाल देंगे तो 23. तो इसको तो बिना CFT लिखे ही हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक है. पैरामैग्नेटिक में अगर एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है या किसी केमिकल स्पीसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, वी कैन डायरेक्टली से इट इज पैरामैग्नेटिक. ऑड इलेक्ट्रॉन्स मींस पैरामैग्नेटिक, सो वी कैन डायरेक्टली से ओके इफ वी अप्लाई दैट CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर देंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सेकेंड एग्जाम्पल इज K2CuCN4, copper is present here in +2 oxidation state. कॉपर ग्राउंड स्टेट में 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसके पास 29 से कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन थे, 27 हो गए. ऑड है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग एनर्जी अगर हम CFT के हिसाब से देखें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये इस तरह से होती है स्प्लिटिंग, राइट. सो ये हो गए 5. नाउ दे आर सेइंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हम भर देंगे, वैसे भी 9 है तो एक तो अनपेयर्ड होगा ही. सो दिस शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक अनपेयर्ड है. ठीक है, तो वह तो हम बिना इसके भरे भी, बिना CFT के भी कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक, राइट. यू कैन ऑलवेज अप्लाई. K3CuCN4 में कॉपर इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होंगे, राइट. एंड
we know that here when we apply valence bond theory in CuCN4, right, it is a strong field ligand. आगे चल के पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि it will be definitely square planar, but अभी यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और सारे d ऑर्बिटल भरे हैं, तो 4 लिगेंड है तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. फ्रॉम देयर वी नो दैट दिस इज द स्प्लिटिंग, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और फिर तो सारे d ऑर्बिटल्स भरे होंगे, इट इज डायमैग्नेटिक. K4FeCl6 आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग होगी, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 4. दे आर आस्किंग कि कौन सा है जो है वो डायमैग्नेटिक है. सो डायमैग्नेटिक इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन. K3CuCN4 कॉपर इन +1 इज डायमैग्नेटिक, राइट. तो दोस्तों हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझा. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अब हमें नॉलेज है. नाउ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ JEE मेंस एंड एडवांस. सो इन द कमिंग lecture I am going to solve most of the questions which is asked in JEE mains and advanced, which is related to color of the complex, which is related to mixing of valence bond theory and crystal field theory. राइट. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.